आज हम लोग जो है वो फेडरलिज्म पे बात कर रहे थे और फेडरलिज्म में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ी थी कि फेडरलिज्म किसे कहते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है। तो बताया गया था कि फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, यानी ये जो शब्द है जिसे आप फेडरलिज्म जानते हैं इसका मतलब होता है संघवाद। यानी फेडरल का मतलब अगर आप निकालें तो फेडरल का मतलब होता है केवल और केवल संघ, और आपका भारत जो है वो एक संघीय देश है। भारत एक जो है वो फेडरल कंट्री, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे इंडिया एज अ फेडरल कंट्री। भारत एक जो है वो संघीय देश। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार से जो है वो पावर का बैलेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में क्या चीजें होती हैं। तो बात करेंगे हम लोग जो है बैलेंसिंग पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का बैलेंस किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कोई तराजू है और तराजू को हमको बैलेंस करना है, तो तराजू को किस प्रकार से बैलेंस करें, यानी दोनों तरफ बराबर वेट रखेंगे तो हमारा तराजू जो है वो बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर जो है वो हमको सेम यानी कि बराबर करनी है। तो देखेंगे कि पहली बात तो आपको बताना चाहेंगे कि जो एग्जैक्ट बैलेंस होता है या जो एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर होती है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, दोनों के पास पावर्स क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। क्या दोनों के पास एक जैसी शक्तियां होती हैं, आपको लगता है? नहीं लगता है। बड़ी सरकार कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसका छोटा रूप कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट है। तो दोनों के पास पावर जो है वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे कोई हाथी और कोई चींटी हो, तो हाथी और चींटी के पास एक जैसी पावर है क्या? नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर गवर्नमेंट की भी हम बात करेंगे, गवर्नमेंट में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो चलिए पहले पॉइंट पे देखते हैं और पहले प्रकार में देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। यानी स्टेट छोटे छोटे स्टेट बनकर एक बड़े यूनिट का निर्माण करते हैं, और जो पावर होती है सभी के पास लगभग इक्वल पावर होती है और इक्वली जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। यानी जितने छोटे छोटे यूनिट होते हैं वो सारे यूनिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़े यूनिट का निर्माण करते हैं। तो जो छोटे यूनिट के पास पावर होती है, जितने भी छोटे यूनिट हैं लगभग सारे छोटे यूनिटों के पास उतनी ही पावर। यूनिट का मतलब यहाँ पर स्टेट से है। क्या एक स्टेट है? क्या एक स्टेट है? नहीं, ज्यादा स्टेट है। तो सभी के पास लगभग एक जैसी शक्तियां होती हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि दे आर कमिंग टुगेदर बाय द पूलिंग सॉवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। अपनी सॉवर्जिनिटी को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर वो अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं। जैसे हम यूएसए का एग्जांपल ले लें तो वहां पर भी ऐसा होता है, स्विट्जरलैंड का ले लें, जो है ऑस्ट्रेलिया का ले लें, ये सब मिलकर क्या बनते हैं? एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हाँ, एक फेडरेशन जो है ये बन जाते हैं। और दूसरे टाइप की जो सरकार होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। और देखेंगे तो ये बड़े देशों में होता है, और यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं, जो कि हम भारत की जिसकी बात कर सकते हैं तो इंडिया में है, स्पेन में है, बेल्जियम में है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं। यानी इनका तरीका एक जैसा है, और यूएसए है और बाकी स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और इनका तरीका कैसा है? एक जैसा। यानी कि है तो सब गवर्नमेंट, लेकिन जो
काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो देखते हैं कि हाउ इज अ फेडरल गवर्नमेंट बेटर देन द यूनिटरी गवर्नमेंट। एक फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो यूनिटरी गवर्नमेंट माने जो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं, तो उस गवर्नमेंट से अच्छी फेडरल गवर्नमेंट क्यों होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका एक सर्टेन स्कोर होता है, और अगर देखें तो यूनिटरी गवर्नमेंट में ये चीजें नहीं होती है। स्पेशली देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, उनका कल्चर अगर देखें तो अलग अलग होता है, लेकिन वो रहते कहाँ है, एक देश में रहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम पालन करते हैं। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम होता है वहां पर एक चीज और होती है कि सभी की गवर्नमेंट होती है और सभी इंडिपेंडेंट होते हैं, सभी स्वतंत्र होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो भी इंडिपेंडेंट होती है। इसके सेंस का मतलब ये है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में इस चीजों का थोड़ा सा अभाव होता है, और यूनिटरी गवर्नमेंट में देखेंगे तो 1 लेवल गवर्नमेंट होती है। कितनी लेवल गवर्नमेंट होती है, और हमारे यहाँ कितनी लेवल की है, कितनी की है, हाँ लगभग 2 से 3 लेवल की गवर्नमेंट हम लोग जो है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं और सीधे सीधे समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, भारत कैसा देश है, संघीय देश है। कैसा देश है, हाँ संघों से मिलकर बना हुआ है, फेडरल कंट्री है। भारत को एक फेडरल कंट्री के रूप में देखते हैं। तो जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कैसे डिवाइड करता है, यूनियंस ऑफ स्टेट्स में। किसमें डिवाइड करता है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेट है ना, और छोटे छोटे स्टेट मिलकर क्या बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पढ़ा होगा आपने, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे गोला बना देते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं ए यूनियन बी। पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा ये सब, अभी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने सब, नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे आगे, ऐसे पढ़ेंगे, सिंपल होगा, ऐसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ए जो है उसका, ए जो है वो बी का यूनियन है। यूनियन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को हम एक बड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज की बात की जा रही है। जो इंडियन यूनियन है वो पूरे तरीके से फेडरलिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। यानी हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, फेडरल है। हमारा सिस्टम कैसा है, हाँ पूरे तरीके से फेडरल है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको कितने प्रकार की गवर्नमेंट यहाँ पर पहले प्रोवाइड कराता है, 2 प्रकार की। मेनली कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बाद में हम तीसरे गवर्नमेंट की तरफ चलेंगे। 3 टियर की है, 3 लेवल की है, लेकिन यहाँ पर मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड कर पाता है, यानी संविधान जो प्रोवाइड कराता है, वो कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, यूनियन गवर्नमेंट और दी सेंट्रल गवर्नमेंट, संघीय सरकार या केंद्र की सरकार, संघ कहे चाहे केंद्र कहे बात एक ही है। और दूसरी है राज्य की सरकार। अब आगे हम बात करेंगे 3 टियर गवर्नमेंट की। किसकी बात करेंगे, तीसरा टियर कौन सा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो 2 टियर बताता है, जिसमें आप यूनियन गवर्नमेंट देखते हैं, जिसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो पूरे भारत को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा आप स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं, और तीसरे टियर को फेडरलिज्म में ऐड किया गया है, जिसे आप पंचायत या म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं। यानी जो तीसरा टियर होता है, जो तीसरा लेवल होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, उसमें पंचायत से लेकर म्युनिसिपैलिटी तक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक आता है। आपको पता है ना, तीसरे लेवल का, जो तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दो प्रकार की गवर्नमेंट की बात करता है, लेकिन फेडरलिज्म में हम देखेंगे तो कितने प्रकार की हो जाएगी, 3 प्रकार की। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, फिर स्टेट गवर्नमेंट इसके बीच में, और सबसे नीचे कौन सी गवर्नमेंट है, ये लेवल हो गए हैं, इसे हम लेवल कहते हैं। जैसे गेम खेलते हैं, लेवल क्रॉस करते हैं ना, इसी प्रकार से ये गवर्नमेंट का लेवल हो गया, इसे हम टियर कहते हैं इंग्लिश में। एक और शब्द इसी के लिए यूज होता है, इसको हम कहते हैं टियर। जब आप पढ़ेंगे, परीक्षा देंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देंगे, तो टियर 1 मैंने क्रॉस कर दिया,
प्री, फिर कहते हैं मेंस, है ना। इसी प्रकार से टीयर 1 टीयर 2 होता है। उसमें टीयर 1 का मतलब होता है लेवल 1, टीयर 1 का मतलब क्या होता है लेवल 1, और टीयर 2 का मतलब क्या होता है लेवल 2। तो हम 3 लेवल की गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए पहले लेवल की तरफ चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे 3 लिस्ट दी गई है। एक है यूनियन लिस्ट, जिसे हम संघ की लिस्ट कहते हैं, केंद्र की लिस्ट कहते हैं। दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट है, और तीसरी आपकी कम करंट लिस्ट है। सूची, लिस्ट का मतलब क्या होता है आप समझते हैं। मैंने आपको सूची बना के दे दी, मैं मौर्य को एक सूची बना के दे दी। मैंने कहा 5 किलो आलू लाना है, 2 किलो प्याज लानी है, 3 किलो टमाटर लाना है। क्योंकि मैं ओरली बोलूंगा तो ये लिख नहीं पाएगा, ओरली बोलूंगा तो हो सकता है कोई सामान ये भूल जाए, है ना। मैं ओरली बोलूंगा मतलब ऐसे बोल दूंगा 5 किलो टमाटर, 2 किलो ये और वो ऐसे लेके आना है सब। ये पता चला रास्ते में जाते जाते दिमाग लगाते लगाते दुकान पे पहुंचा, आधा सामान लाया आधा भूल गया। इसलिए हम महीने भर में पूरी लिस्ट बना के रख दिए, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट इनको पकड़ा दिए, 10,000 रुपए के दिए, जाओ सामान लेके आओ। याद रहेगा ना, लिस्ट रहेगी तो याद रहेगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पे सूची बनी हुई है। कितनी सूची है 3 सूची है, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। लिख लीजिए, नहीं जानेंगे, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, लिख लीजिए। तीसरी सूची है कंकरेंट लिस्ट, इसे कहते हैं समवर्ती सूची। सब अपने अपनी सूची के लिए कानून बनाते हैं। आज ये जान लीजिए, गवर्नमेंट होती है जिसमें 3 लेवल में बांट दिया, तो तीनों लेवल की गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से सूची तैयार करेगी, अपने अपने प्रकार अपने अपने हिसाब से उनकी जो है सूची वो बनाई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है यूनियन लिस्ट, जिसे केंद्र की सूची, संघ की सूची या संघीय सूची के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें आपकी बैंकिंग होती है, इसमें आपका जो है विदेशी यानी जिसे कंट्री रीजन अफेयर कहते हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशंस होता है और करेंसी होती है। करेंसी का मतलब मुद्राएं, करेंसी का मतलब बिल्कुल। इसके अलावा दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ दिस मैटर। अब ये इस लिस्ट में क्यों रखी गई है, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है, सभी को एक जैसे करने की जरूरत है। पता चला आंध्र प्रदेश में अलग रुपया चलता है, पता चला उत्तर प्रदेश में अलग रुपया चलता है, पता चला बंगाल में अलग रुपया चलता है, पता चला जो है हम लोग अरुणाचल प्रदेश गए वहां अलग है, गुजरात गए वहां अलग है। तो एक ही देश में अलग अलग चीजें कैसे हो सकती है, एक देश में चीजें कैसी होनी चाहिए, मुद्रा कैसी होनी चाहिए, बैंकिंग सेवाएं कैसी होनी चाहिए। पता चला कि अरे भैया उत्तर प्रदेश में 12.5% ब्याज मिलता है, आंध्र प्रदेश में 6% मिल रहा है। लोगों में एक तरीके का या गवर्नमेंट में एक तरीके का जो है कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं हो तब मिलेगी, है ना। यूनिफॉर्मिटी क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए आपको मैंने बताया बैंकिंग है, आपका एक्सटर्नल अफेयर है, और इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन है। ये सब किस कौन सी लिस्ट में रखा गया, पूछा जाता है बेटा, ये पूछा जाएगा। इसलिए ये भाषण जो मैं दे रहा हूँ वो भाषण नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो अकेले ही इन सारे सब्जेक्ट्स पर, कौन से सब्जेक्ट्स पर, यूनियंस के सब्जेक्ट पर, कौन से सब्जेक्ट पर, यहां सब्जेक्ट का मतलब है विषय, मतलब संघ के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है, केवल और केवल किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। केवल और केवल किसको है, और कोई नहीं बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन अभी अभी आप पढ़ेंगे, अभी आगे आप पढ़ेंगे। ये दूसरे लिस्ट की तरफ चलते हैं, और दूसरी लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट है, जिसे हम कहते हैं राज्य की सूची। और इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस, जैसे पुलिस है, पुलिस आपकी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हर स्टेट में हर स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, आप जान लीजिए। आज आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो एपी मिलेगी, यानी कि आंध्र प्रदेश पुलिस। तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु की पुलिस मिलेगी, है ना, यूपी पुलिस नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कौन सी पुलिस मिलेगी,
बिहार में कौन सी पुलिस मिलेगी? बंगाल में कौन सी पुलिस मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में सबकी अलग अलग पुलिस है। जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर की पुलिस। क्यों? नियम कौन बना रहा है? राज्य बना रहा है। किसकी सूची में पुलिस है? किसकी सूची में है? हाँ, वो अब सेंट्रल पुलिस की बात अलग है ना। एक पुलिस होती है ये CRPF, ये सेंट्रल पुलिस है ना। इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसको एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। ये सेंट्रल की पुलिस, सेंट्रल के आधार पर ये चलती है, ये राज्य की पुलिस नहीं है ना, लेकिन पुलिस है। और इसके अलावा ट्रेड यानी व्यापार, सब राज्य के अलग अलग व्यापार की नीति है। कॉमर्स, वाणिज्य जिसे आप जानते हैं। एग्रीकल्चर है, देख रहे हैं धान कोई खरीदने के लिए बढ़िया तैयारी नहीं हो रहा है, रेट को लगा रहे हैं, 900 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, 1100 दे दीजिए, 1200 दे दीजिए, ले लीजिए, मतलब पैसा कोई रेट नहीं है, गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर है, आपका इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई की व्यवस्था। नहरें होती है ना, गवर्नमेंट के अधीन होती है। गवर्नमेंट चाहती पानी खोल देती है, नहर चलना शुरू हो जाती है। अभी समय नहर में पानी है नहीं, तो इन पर सूची बनाने का काम कौन करता है? इन पर नियम बनाने का काम कौन करता है? बिल्कुल सही, जानना चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। अब जितनी भी लिस्ट में मैंने चीजें बताई हैं उस पर और उसके अलावा अन्य चीजों पर कुछ और भी चीजें हैं जिस पर नियम और कानून कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाती है? अब हम चलते हैं कंकरेंट लिस्ट पर, जिसमें दोनों कानून बनाते हैं। कौन बनाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट और बिल्कुल सही। इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसमें दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हो, यूनियन के और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे एजुकेशन माने शिक्षा। इसके अलावा वन है, व्यापार है, संघ है, ये ट्रेड यूनियन है, सॉरी मैरिज है, एडॉप्शन समझते हैं, गोद लेना, जिसे आप सक्सेशन कहते हैं। इस पर जो है जो कानून बनाती है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है। और इन लिस्ट के अलावा अगर इन लिस्ट में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कानून बनाया गया और विवाद हुआ, तो किसका कानून सबसे ज्यादा मान्य होगा? किसका कानून सबसे ज्यादा मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे घर में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, दोनों के बीच में विवाद हो गया आगे किसी चीज को लेकर, एक पेन को लेकर। छोटी सी बात बताना चाहूंगा, इसको बंद कर रहा है।